जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो हम 6 क्लास की एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है शरीर में गति। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 21 जून के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं। क्योंकि हम शरीर में गति के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कब? 21 जून के दिन। तो सबसे पहला बिंदु आप यही याद रखेंगे। दूसरा है कि अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। अस्थि शरीर का कठोर भाग होती है, उपास्थि मानव शरीर का मुलायम भाग होती है, जो कि नाक और कान में पाई जाती है। ठीक है। आगे, अस्थि को गति प्रदान करने में मुख्य रूप से दो पेशियां संयुक्त रूप से काम करती हैं। जब मानव शरीर की दो मांसपेशियां एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? संकुचन का बल लगाती हैं। जब वो मुड़ती हैं या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उनमें बहुत तेजी से खिंचाव आता है। और जब जब दो मांसपेशियां एक साथ क्या करती हैं? संकुचन करती हैं, तभी शरीर में क्या होती है? गति प्रदान होती है। आगे है संकुचन की अवस्था में जब हम क्या करते हैं? मांसपेशियों को संकुचित करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो मांसपेशियां होती हैं उनका आकार छोटा और उनकी स्थिति कठोर और मोटी हो जाती है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। आगे है इसमें केंचुए की शारीरिक गति। तो केंचुए के शरीर में किसी भी प्रकार की अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। इसमें शरीर के निर्माण या फिर केंचुए के शरीर का जो निर्माण होता है वह मुख्य रूप से मांसपेशियों से होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। और इसके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये अपने शरीर को घटने और बढ़ने देता है। मतलब ये गुण इसके अंदर पाया जाता है। आगे है केंचुआ अपने शरीर के पीछे वाले भाग को भूमि में जकड़े रहता है, जिससे आगे वाले भाग को गति करने में सहायता मिलती है। तो केंचुए के शरीर में किसी प्रकार की हड्डियां नहीं पाई जाती। इनका शरीर पेशियों से मिलकर बना होता है और जिसमें छोटे होने और बड़े होने का गुण पाया जाता है। यह मुख्य रूप से पीछे वाले भाग को भूमि में जकड़कर आगे वाले सिरे से गति करने का काम करते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। आगे है घोंगा की शारीरिक गति। तो जब हम घोंगे की बात करते हैं, इसी को हम इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। तो घोंगे का जो कंकाल तंत्र होता है वह कैसा होता है? एक्सो, जिसे हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। मतलब इसके शरीर की जो हड्डियां होती हैं वह शरीर के बाहर पाई जाती हैं और मांसपेशियां अंदर की तरफ होती हैं। जैसे यदि हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं और उसके ऊपर मांस रखा हुआ है। तो हमारे शरीर का जो कंकाल तंत्र है वह अंतः कंकाल तंत्र या इंटरनल एंडो या फिर एंडो स्केलेटन सिस्टम है। और इन वाले का कैसा? एक्सो है, बाहर वाला। आगे है घोंगा पेशीय पाद की सहायता से। पाद का मतलब होता है पैर, पेशी मतलब होती है मांसपेशी। तो इसके पैर होते हैं जो कि मांसपेशी से बने होते हैं और उसी की सहायता से ये क्या करता है? चलता है। तो ये वाला पॉइंट हमें आईएमपी करना है, जो कि हमें याद रखना है इसमें। आगे है तिलचट्टा की शारीरिक गति। तिलचट्टे को हम बेसिकली कॉकरोच के नाम से जानते हैं। कॉकरोच में भी बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, जिस प्रकार मच्छर में उसी प्रकार से कॉकरोच में। आगे है तिलचट्टे में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जो कि इससे चलने में सहायता करते हैं। तो ये इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। अगला है पक्षियों में गति। पक्षियों की शारीरिक गति की जब बात करते हैं तो बेसिकली उन्हें हवा में उड़ना होता है। तो पक्षियों की शरीर की हड्डियों में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे से पोरस या छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें से क्या होता है? उनका शरीर उनको हल्का करने में सहायता मिलती है। तो पक्षियों की हड्डियों में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा हल्की लेकिन मजबूत होती हैं। क्योंकि यदि हल्की हो जाएंगी तो इजीली यदि नीचे उतरेंगी तो टूट जाएगी वो। तो हल्की होने के साथ साथ हड्डी मजबूत भी होती है। और इनके आगे के जो पैर होते हैं वह हड्डियों के रूप में रूपांतरित होकर पक्षी के पंख का निर्माण करते हैं। तो ये इतनी बात आपको पक्षियों की शारीरिक गति में याद रखनी है। आगे है मछली की शारीरिक गति। तो मछली का सिर एवं पूंछ
उसके मध्य भाग की अपेक्षा अत्यधिक पतला होता है एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखित कहलाती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि धारा रेखीय संरचना कौन से जीव में पाई जाती है जो कि उसे शारीरिक गति कराने में सहायता करती है। तो आंसर हो जाएगा मछली। तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। आगे है सर्प की गति। तो जब बात करते हैं हम सांप की, तो सांप का जो मेरुदंड होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बैकबोन, पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी की बात कर रहे हैं। तो मेरुदंड जो होता है सबसे लंबा होता है, इस टाइप से ऐसे ऐसे घूमता रहता है। उसमें अनेक प्रकार की बहुत सारी हड्डियां होती हैं। ठीक है। सर्प का जो शरीर होता है अनेक वलयों में मुड़ा होता है। वलय मतलब ऐसी छोटी छोटी जो रिंग होती हैं, उनमें क्या होता है, इसका शरीर मुड़ा होता है, जो कि उसे आगे गति करने में सहायता करता है। हमेशा याद रखना कि जो सांप होता है वह कभी भी एक सीधी सरल रेखा में गति नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, वह कैसी होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है और ये कभी भी सीधी नहीं रह पाती है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, कि सबसे लंबा जो बैकबोन है वह कौन से जीव का है और कौन सा ऐसा जीव है जो केवल लीनियर मोशन करता है अथवा लीनियर मोशन नहीं कर सकता है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। आगे है मानव शरीर की शारीरिक गति। जब हम मानव के शरीर की शारीरिक गति के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले इसमें प्रश्न आता है कि मानव के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो संधि जोड़ के साथ में, जॉइंट के साथ में और मांसपेशियों के खिंचाव के कारण क्या करती हैं, शारीरिक गति करती हैं। हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं जो कि मूव ऑन कर रही हैं, मोशन कर रही हैं, लोको मोशन हो रहा है, तो वो केवल किसकी वजह से हो रहा है, हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। यदि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन नहीं होगा तो हमारा जो मोशन है वो असंभव हो जाएगा। तो हमारे शरीर की हड्डियों को मोशन कराने में सबसे मेन रोल किसका होता है, मसल्स का। आगे लिखा है हड्डी और हड्डी, बोन और बोन के जोड़ को हम क्या कहते हैं, तो हड्डी और हड्डी के जोड़ को हम लिगामेंट या स्नायु बंध के नाम से जानते हैं। जबकि हड्डी के ऊपर जब कोई मसल्स रखी है, पेशी रखी है, तो उन दोनों के जोड़ को हम कंडरा या टेंडन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए आईएमपी हैं और दोनों आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे है इसमें मानव शरीर के अंदर जो जॉइंट होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं। पहला है अचल, या इसी को आप कहते हैं रेशेदार या इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट। तो मानव शरीर के अंदर हड्डियों का ऐसा जॉइंट जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, मतलब जिसमें हड्डियां बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती, उसी को अपन कहते हैं अचल जॉइंट, या इसी को बोलते हैं इमूवेबल। और ये वाला जो जॉइंट होता है ये बेसिकली हमारे स्कल के अंदर पाया जाता है और फेस में पाया जाता है, क्योंकि फेस की हड्डियां भी मूव नहीं कर पाती, केवल मैंडिबल को छोड़कर। और जितना भी हमारा क्रेनियल बोन है जो कि हमारे स्कल में पाई जाती हैं, कपाल की हड्डियां जिस पे हमारे बाल उगरे होते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछें कि रेशेदार जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो एक तो आप याद कर लेना खोपड़ी और दूसरा पढ़ लेना फेस। आगे है उपास्थि युक्त संधि, जिस इसी अपन क्या बोलते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट। तो मानव शरीर का ऐसा जॉइंट जिसमें हड्डियां थोड़ी बहुत हिलडुल सकती हैं, थोड़ा बहुत मूव ऑन कर सकती हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। ये वाली जॉइंट जो होती हैं भाई पसलियों में और हमारे बैकबोन में पाया जाता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर और हमारी जो पसलियाँ होती हैं उसके अंदर ये क्या होता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। तीसरा है चल जॉइंट, इसी को अपन बोलते हैं पूर्ण संधि या परफेक्ट या साइनोवियल जॉइंट। तो मानव शरीर के अंदर ऐसा जॉइंट जिसमें हड्डियां कंप्लीटली अच्छे से मूव ऑन कर पाती हैं, मतलब फ्रीली हिल डुल सकती हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट या फिर परफेक्ट जॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये वाला जॉइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे नी में, हमारे एल्बो में, एंकल में, नेक, गर्दन में, उसके बाद हाथ की उंगलियों में, फिंगर्स में,
हैंड में और लेग। तो शरीर के जितने भी हमारे पार्ट हैं जो कि अच्छे से मूव ऑन कर पा रहे हैं, तो उन सभी में कौन सा वाला जॉइंट होता है, हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है। और इस जॉइंट में भी कुछ टाइप होते हैं जिनको हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो साइनोवियल जॉइंट होता है वह कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट। इसे हम कंदुक खल्ली का जॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, तो इसे अपन कहते हैं कूल्हे की हड्डी। और ये क्या है, हमारी पैर की या जांग की फीमर हड्डी। तो ये फीमर हड्डी जब इसके साथ जुड़ी होती है तो ये एक बॉल टाइप की होती है और ये खांचा होता है, और ये बॉल इस खांचे में आके क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो इसी को अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। कहाँ पर ये पाया जाता है, तो ये हमारे पैर की फीमर हड्डी और जो कूल्हे की हड्डी होती है उसे अपन बोलते हैं श्रोणि मेखला, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक गिडल। तो वहाँ पर ये मिलता है हमको। दूसरा है हाथ की ह्यूमरस हड्डी, और हाथ के कंधे का जो जॉइंट होता है जहाँ पर ऊपर हमारा शोल्डर होता है उसको बोलते हैं अंश मेखला। इसे बोलते हैं अपन पेक्टोरल गिर्डल। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर का जो जॉइंट होता है वह किस टाइप का होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का। ठीक है, इस डायग्राम की सहायता से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा जॉइंट है हमारा पाइवॉट, या इसी को हम कहते हैं धुराग्र संधि। ये कहाँ पर होता है, तो ये हमारी खोपड़ी है। जो जो यहाँ पे आप डायग्राम में ऐसे रेशे देख रहे हैं, तो ये अंदर खोपड़ी के अंदर की कपालीय हड्डी है। इनको कहते हैं अपन कपालीय क्रीनियल बोन, कपालीय हड्डी या अस्थि। तो ये जो हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का पीछे वाला गर्दन का, और ये हमारी गर्दन है। ये हमारी खोपड़ी का पीछे वाला हिस्सा और ये हमारी गर्दन का। तो गर्दन की जो पहली वाली हड्डी होती है इसे अपन कहते हैं एटलस बोन। आपने नाम सुना होगा एटलस साइकिल का। तो ऐसे आप इसे पढ़ लेना कि हमारी गर्दन की जो पहली हड्डी होती है उसे हम एटलस बोन के नाम से जानते हैं, और इसके बीच में जो जॉइंट होता है उसी को अपन पाइवॉट जॉइंट कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, गले की एटलस हड्डी को खोपड़ी से जोड़ने का जो काम करती है उसी को हम धुराग्र या फिर पाइवॉट संधि कहते हैं। इसी का एक और नाम होता है खूंटी संधि। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। अगला जॉइंट है इसमें हिंज जॉइंट। हिंज को हम कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। बेसिकली आपने दरवाज़ों में इस तरह का नोट देखा होगा कई बार, जो कि जोड़ के रखने का काम करता है। तो ये वाला हिस्सा बीच में एक्सेस होता है जो कि मूव ऑन करता है। तो मानव शरीर के अंदर के ऐसा जॉइंट जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है उसे अपन क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। ये वाला कहाँ पे मिलता है, तो हमारा जो नी होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, घुटना। तो फीमर, पटेला मतलब घुटने की हड्डी जिसे हम कटोरी कहते हैं, और नीचे वाली हड्डी कहलाती है टीबिया। तो घुटने का जो जोड़ होता है वो कैसा होता है, हिंज जॉइंट होता है। इसी प्रकार से हाथ में जो एल्बो होता है जिसे हम कोहनी कहते हैं, उसमें ह्यूमरस और रेडियस जुड़ी होती है। तो हाथ की कोहनी और पैर के घुटने में जो जॉइंट होता है जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाता है उसे हम हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला है इसमें हमारा सैडल जॉइंट। जब सैडल जॉइंट की बात करते हैं तो ये हमारा हाथ है, ये हाथ की रेडियस हड्डी है, ये अल्ना हड्डी है, ये कलाई की हड्डी है जिन्हें अपन कार्पल के नाम से जानते हैं, और ये उसके आगे की हड्डियां जिन्हें अपन मेटा कार्पल के नाम से जानते हैं। तो हाथ की हड्डियों में जो जॉइंट होता है, जितनी हड्डियां ये आपस में जुड़ी हुई हैं, उस जॉइंट को हम सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ आईएमपी जॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए आईएमपी हैं। आपको ये सारे के सारे जॉइंट इसमें याद रखने हैं। आगे है इसमें क्लास 6 का नया चैप्टर, इसका नाम है सजीव विशेषताएं और आवास। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको इसी क्लास में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें हेडिंग लिखा हुआ है अनुकूलन। तो पेड़ पौधे और सजीवों के विशिष्ट लक्षण और उनके स्वभाव जो कि उन्हें एक आवास में या आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने आप को सेफ फील करते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, जहाँ पर उनको नुकसान नहीं पहुँचता है, वही चीज़ क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है इसमें जैव घटक, और दूसरा इसमें जो होता है वह क्या होता है, अजैव घटक।
जब हम बात करते हैं जैव घटक के बारे में, तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक का निर्माण करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सजीवता के गुण होते हैं, उन्हीं को अपन जैव घटक कहते हैं। इसके विपरीत लिखा हुआ है अजैव घटक। तो चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, आकाश इत्यादि संयुक्त रूप से अजैव घटक कहलाते हैं। मतलब जो कि निर्जीवता के गुण को दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैव घटक कहते हैं। जो निर्जीवता के गुण को दर्शाते हैं, उन्हें हम अजैव घटक के नाम से जानते हैं, और जो सजीवता के गुण को दर्शाते हैं, उन्हें हम जैव घटक के नाम से जानते हैं। तो ये इतनी बात हमें इस चैप्टर में याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।